हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। सक्सेस क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और आज हम मैथ में टॉप 10 क्वेश्चन करने वाले हैं। टॉप 10 भी अपने मिक्स क्वेश्चन होंगे और मिक्स क्वेश्चन में हर क्वेश्चन अलग अलग और अलग अलग होने के साथ अलग अलग कॉन्सेप्ट है। का एक क्वेश्चन में आप 2 या 3 कॉन्सेप्ट सीखोगे, जिससे आपके चैप्टर का रिविजन भी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपनी क्लास में और करते हैं क्लास को शुरू। तो प्रश्न नंबर 1 आपके सामने है कि निम्न श्रृंखला का रेंज यानी कि परास ज्ञात कीजिए। तो परास क्या होता है, ध्यान देना। परास होता है, देखो, परास या रेंज, परास या रेंज, परास या रेंज होता है मैक्सिमम माइनस मिनिमम। देखिए, आपने अगर नहीं पढ़ा है परास, विचलन, इस प्रकार से वेरियांस, स्टैंडर्ड डेविएशन, अगर ये चीज़ें नहीं पढ़ी है, मीन, मोड, मीडियन, स्टैटिक्स का भाग है, तो जल्दी इसका एक वीडियो अपलोड हो जाएगा। उसमें आप लोग ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाओगे। ठीक है, तो अभी तो मैंने क्वेश्चन ही लिया है। तो परास का क्वेश्चन एनटीपीसी में बहुत बार पूछा गया और अब भी पूछ रहे हैं। तो आप लोग कैसे निकालोगे परास कि मैक्सिमम माइनस क्या कर दोगे मिनिमम। तो आप सबसे पहले मैक्सिमम देखो, यहाँ पर मैक्सिमम 15 और मिनिमम देखो, तो मिनिमम आपके पास 0, तो माइनस 0 बराबर क्या आया 15। यही आपके प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। ये लो जी, आंसर 15। आगे बात समझ में। जब भी परास का क्वेश्चन आया, आप मैक्सिमम में से मिनिमम घटा देना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। और क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक लंबवृत्तीय बेलन की लंबाई 80 सेंटीमीटर है तथा आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, यानी कि ये है r = 3.5 सेंटीमीटर है। और आपको बोल रहा है कि उसकी लंबाई है कितनी है, 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर है बस। अब बोला है कि इसका आयतन ज्ञात कीजिए, वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए और संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। 3 चीज़ें आपसे पूछी है। दोस्तों ध्यान देना, अगर आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके आ जाए एग्जाम में, तो आप लोग हमेशा क्या करोगे, पहले आपको मैं इसके फॉर्मूले बनाना सिखाता हूँ। देखिए, ये है आपके पास एक लंबवृत्तीय बेलन है। मैं जो जो बातें बोल रहा हूँ उन पर गौर करना। आपको कभी बेलन नहीं पढ़ना पड़ेगा। मैंने क्लास के शुरुआत में ही आपको बताया था कि हर क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट होगा। यहाँ देखना क्या कॉन्सेप्ट आप सीखोगे। आप मुझे बताओ, वृत्त, केवल आपको वृत्त पढ़ना है, केवल आपको वृत्त पढ़ना है। मैं ऐसे बोल देता हूँ कि वृत्त की परिधि बता दो। आप बोलोगे वृत्त की परिधि होती है 2πr। यही आपको मैं वृत्त का क्षेत्रफल पूछ लूँ तो आप बोलोगे πr²। बस। अब देखो करना क्या है, जब भी आपको, और हाँ सही है, इतना बहुत है, एक बार इतना याद कर लो। जब भी आपको यहाँ से, ये परिधि है कि नहीं है, यहाँ से आपको एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा वक्र पृष्ठ का। तो वक्र पृष्ठ होता है मुड़ा हुआ भाग। जैसे इस मार्कर का वक्र पृष्ठ होगा ये साइड वाला गोल वाला भाग। और आप देखो गोल वाला भाग है वो किसको घेरता हुआ ऊपर तक जा रहा है, वो इसकी परिधि को घेरते हुए ऊपर जा रहा है। ठीक है, और परिधि क्या होती है 2πr, 2πr। और बताइए, राउंड राउंड जाता जाता यहाँ तक चले जाएगा, तो इसके साइड में जो भी भाग है वो इसकी क्या हुई, ऊंचाई, या उसको हम बोलेंगे हाइट। और 2πrh ही इसका क्या हुआ, 2πrh इसका क्या हुआ, वक्र पृष्ठ। तो आप इसको क्या बोल सकते हो, वक्र पृष्ठ। ठीक है, अब आपको ज्ञात करना है इसका आयतन। आयतन से पहले मैं इसका संपूर्ण पृष्ठ समझा दूं आपको। देखिए, संपूर्ण पृष्ठ अगर आपको ज्ञात करना है तो इसी आयतन, इसी में बेलन में आप देखोगे संपूर्ण पृष्ठ कैसे होगा। संपूर्ण पृष्ठ का मतलब हुआ कि वक्र पृष्ठ प्लस 2 वृत्त। आप इसको क्या बोलोगे, वक्र पृष्ठ प्लस क्या बोलोगे, 2 वृत्त, यही बोलोगे। आप बताओ वक्र पृष्ठ क्या है, आपने अभी भी निकाला था कि 2πrh प्लस 2 वृत्त का क्षेत्रफल भी, यानी कि एक का πr² होता है तो 2 का 2πr², 2πr²। क्यों लगाया मैंने, क्योंकि ये इस पर भी, अगर आप इसको पूरे पर थैली लगाना चाहते हो तो इस गोले पर पूरे पर थैली आएगी, इस प्रकार से कवर हो जाएगा ये। तो ये इसका क्या काम में आ रहा है,
इसका क्षेत्रफल ही काम में आ रहा है। इधर तो तेली लगेगी, ऊपर और नीचे भी लगेगी। तो अब आपका फॉर्मूला क्या बन गया, 2 पाई आर कॉमन आ रहा है, 2 पाई आर कॉमन आ रहा है, तो आप इसको क्या बोल दोगे, 2 पाई आर और आर प्लस एच। यहाँ आर बच रहा है और यहाँ एक एच बच रहा है, बीच में प्लस। आ गई बात समझ में आप लोगों को। तो इसका वक्र पृष्ठ है, क्या होगा, 2 पाई आर एच, और संपूर्ण पृष्ठ होगा 2 पाई आर आर प्लस एच। इसके बाद में अगर आप इसी में, अच्छा पहले से लिखा हुआ गया क्या, पीछे क्या लाइव क्लास हुई थी तो वो थोड़ी इंटरनेट की वजह से डिस्टर्बेंस हो गई, तो मैंने सोचा कि आपको ऑफलाइन ही डाल दी जाए वीडियो, ठीक है। इतना भाग और बच रहा है। लो जी, अब देखो आपको करना क्या है, आयतन निकालना है। आयतन कैसे निकलेगा आप बताओ, ये क्या है, वक्र, ये बेलन हो गया आपका। और आयतन कैसे, जैसे आप इसमें जल डाल रहे हो, क्या डाल रहे हो, जल, पानी डाल रहे हो, तो पानी ऐसे ऐसे ऐसे, सबसे पहले पानी किसको घेरेगा, आप सबको पता है कि पानी इसके तल को घेरेगा और इसके तल को पूरा भर देगा वो, और इस तल को भर देगा। तो ध्यान से मुझे बताओ, इस तल पर देखो पानी जमा हो गया, और ये तल जैसे ही भर जाएगा तो ये कितना कितना क्षेत्रफल घेर रहा है और किस चीज़ का क्षेत्रफल घेर रहा है। तो आप मुझे ऐसे बोलोगे कि सर ये किसका क्षेत्रफल घेर रहा है, ये घेर रहा है पाई आर स्क्वायर का। घेरा ना, एक वृत्त भर गया पूरा पानी से। अब वृत्त बढ़ता बढ़ता ऊपर तक भर जाएगा, तो ऊपर तक भर जाएगा, इसका मतलब है पाई आर स्क्वायर एच। अब प्यारे बच्चों, आपने तीनों फॉर्मूले यहाँ से निकाल लिए। तीनों फॉर्मूले आपके क्या बन गए, सबसे पहला फॉर्मूला मैं वापस लिख देता हूँ कि आयतन क्या होता है, आपको रटना नहीं है कभी भी। आयतन वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ। देखिए आयतन तो क्या हुआ इसका, अभी आपने निकाला था पाई आर स्क्वायर एच। अब मुझे ये बताओ, इसकी परिधि यानी कि वक्र पृष्ठ क्या हो गया इसका, अच्छा लिखा हुआ है क्या यहाँ पे, वक्र पृष्ठ। दोस्तों वक्र पृष्ठ आपको निकालना हो तो वक्र पृष्ठ साइड में आएगा, तो किसको, परिधि पर आएगा, इसका मतलब 2 पाई आर एच। और इसका संपूर्ण पृष्ठ आएगा तो इसको 2 पाई आर और आर प्लस एच। अब आर और एच की वैल्यू आपके पास है, और ये तीनों क्वेश्चन आप अपने घर पे करोगे, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि एक अष्टभुज के अंतः कोणों का योग। सबसे पहले एक अष्टभुज का आप निर्माण कीजिए। यही आपके पास क्या हुआ, आपका एक अष्टभुज। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ही कोण और 8 ही भुजा हो गई। अष्टभुज है, आपको पूछा है कि इसके अंतः कोणों का योग ज्ञात करो। तो कोई सा भी भुज जो मोर देन 3 होनी चाहिए, उसमें भुजाएं 3 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो आप भुजाओं का क्या ज्ञात करो, अंतः कोणों का क्या ज्ञात करो दोस्तों, योग ज्ञात करो। 2 भुजाओं से ज़्यादा त्रिभुज का तो याद ही रखते हो आप, 180। तो आप लोग बोलोगे इसको n-2 इंटू क्या लिखोगे, 180। 8 भुजा है, n की वैल्यू 8, 8 में से 2 गया आएगा 6 इंटू 180, और ये हो गया 0, 8 छिकी 48 का 8, फिर लगा 4 और 6 और 4 10, 1080 डिग्री क्या आया, 1080 डिग्री क्या आया, इसके अंतः कोणों का योग। अब 1080 डिग्री तो आ गया, लेकिन परीक्षा में आपसे पूछ सकता है कि इसके एक कोण का मान बताओ, एक अंतः कोण का मान बताओ। आपको पता है 1080 कितने कोणों का मान है, सभी कोणों का मान है, और कोण है कितने, 8 है। तो इसमें आप जैसे ही 8 का भाग लगाओगे आपको पता लग जाएगा कि इसका एक कोण क्या आएगा। तो इसका फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है, और आप पढ़ते नहीं रटते हो, और आप क्या लिखोगे इसे, n-2 इंटू 180, और बटे में क्या लिखोगे n। कितनी भुजाएं, 8 भुजाएं, 8 कोण। तो एक कोण का मान आपके पास यहाँ से आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। एक बहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण का योग। आपको मैं यहाँ से बताना चाहता हूँ, जैसे आपके पास ये एक रेखा है, अगर आप ये कोण और ये कोण जोड़ोगे तो आपको पता है कि ये कोण कितने होंगे, 180 डिग्री। एक अंतः कोण और एक बाह्य कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। जैसे आप कोई भी भुज बनाना चाहते हो, जैसे मान लो मैंने बनाया ये त्रिभुज, तो इसकी ये रेखा मैं आगे बढ़ा दूँ, इसकी ये रेखा आगे बढ़ा दूँ, और इसकी ये वाली रेखा आगे बढ़ा दूँ,
मैं बोल सकता हूँ कि ये अंदर वाला 60 है, मान लिया हमने ये भी 60 है और ये भी 60 है। तो दोस्तों ध्यान से समझना, ये वाला है कोण वो 180 माइनस 60 होगा, 180 माइनस 60 होगा। ये वाला जो कोण है वो भी देखो एक सरल रेखा पर बनने वाले कोणों का योग 180 होता है। तो आप यहाँ करोगे तो वो भी 180 माइनस क्या आएगा 60, यानी कि ये भी 120 आएगा, ये भी 120 आएगा और ये वाला भी 120 आएगा। और ध्यान रखना, एक क्वेश्चन और आपसे पूछता है कि बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग, तो आप लिख सकते हो बाह्य कोणों का योग क्या होता है, कोणों का योग, बाह्य कोणों का योग क्या होगा बच्चों, बाह्य कोणों का योग होगा 360, चाहे कितने भी भुज हो उसमें। यहाँ देख लो 120 120 120 कितना हुआ 360 हुआ। आगे बात समझ में। अगले क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन हुआ नहीं क्या अपना, अभी तक तो हमने यही देखा था। अब इसने दिया कि प्रत्येक अंतःकोण 150 है, तो प्रत्येक अंतःकोण 150 डिग्री होने का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो कोई भी भुजा होगी, अपने को नहीं पता, एक अंतःकोण प्लस एक बाह्य कोण बराबर होता है 180 डिग्री। अब मुझे बताओ आपके पास प्रत्येक अंतःकोण है, यानी कि एक अंतःकोण का मान कितना 150 प्लस एक x यानी कि एक बाह्य कोण का मान आपको निकालना, और क्या है आपके पास, क्या है दोस्तों 180, x बराबर आएगा आपके पास 30, यानी कि इसका प्रत्येक बाह्य कोण कितना हो गया, प्रत्येक बाह्य कोण कितना हो गया 30 डिग्री हो गया। अब देखो यहाँ आपके पास दो चीज़ें हैं, आप इस क्वेश्चन का प्रश्न का उत्तर दो तरीकों से कर सकते हो। पहला तरीका देखिए, आपको एक बात का पता है कि बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग क्या होता है, सभी बाह्य कोणों का योग क्या होता है 360, सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है 360। यदि मैं एक बाह्य कोण की बात करूं तो आप बोलोगे कि 360 बटे भुजा यानी कि n, और अब आप मुझे यहां से बता दोगे कि एक बाह्य कोण का मान तो है 30 आपके पास, तो आप लिखोगे इसे 30 बराबर 360 बटे n, यही लिखोगे। और आपको पता है कि n बराबर आ जाएगा आपका 12। दोस्तों n बराबर आपने क्या निकाल लिया, यहाँ पे 12 निकाल लिया। अब आपको पता है पूछा क्या है कि विकर्ण की संख्या ज्ञात करो की संख्या होगी, विकर्ण की संख्या आपको ज्ञात करना है। तो जैसे ही आपको विकर्ण की संख्या पूछे तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ से आप लोग करोगे n इंटू n माइनस 3 बटे 2 करोगे। अब विकर्ण की संख्या निकालनी है तो आप यहाँ पर लिखोगे आराम से 12, अंदर लिखोगे 12 माइनस 3 यानी कि आपके पास आया 9, इंटू में है और बटे में क्या है 2 है, और आप इसको काट दोगे तो यहाँ आएगा 6, और 6 9 कितना आया 54 आया। यही आपके प्रश्न का क्या हो गया, उत्तर हो गया। तो जैसे विकर्णों की संख्या आपसे पूछे तो आपको इस क्वेश्चन में निकालना क्या था, n निकालना था। क्या निकालना था, n निकालना था। बहुत सारे तरीके हैं, आप n आराम से निकाल सकते हो। अगले प्रश्न पर आते हैं। एक बेलनाकार टंकी की धारिता, धारिता का मतलब हो गया उसका आयतन, उसका आयतन, और बेलनाकार का आयतन अभी मैंने बताया था, एक बेलन है उसमें कुछ आप डाल रहे हो, मतलब एक कोई भी बॉक्स मान लो, जैसे मान लो ये गिलास है, ये मान लो एक बेलनाकार है, इसमें कुछ डालेंगे तो पहले ये वृत्त पर जमा होगा, तो वृत्त का सूत्र क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर बढ़ता जाएगा ऊपर तक, तो आप इसको क्या बोलोगे कि पाई आर स्क्वायर एच। बस। अब आपको क्या बोला है कि इसका व्यास 14 मीटर है, तो भाई मीटर है तो सीधी सी बात है त्रिज्या कितनी होगी 60, तो अब आयतन आपको दिया हुआ है कि 1848, और यहाँ पर आ गया 22 बटे 7 इंटू आर कितना है 7 इंटू 7 इंटू, और एच आपको पूछिएगा कि गहराई ज्ञात कीजिए, उसकी गहराई ज्ञात करनी है, एच ज्ञात करना है। कहने का मतलब ये था, तो यही उसकी धारिता होगी, अंदर तक धारिता होगी, तो इसकी ये गहराई यानी कि एच आपको पूछा है, तो आप एच की वैल्यू निकालोगे तो 7 से 7 कट गया, 7 से इधर काटेंगे तो ये कटेगा 7 दूनी 14, बचे कितने 4 और 4 44, 7 पंजे 35, 7 छिकी 42, बचे 2 8 7 चौके 28, और अब आप काट दो 11 से,
तो 11 दूनी 22 और 4 और 2 6 हो रहा है बीच में, तो इसका मान आया 24 और 2 से आप जैसे ही काटोगे आएगा 12। तो इस प्रश्न की हाइट कितनी आ गई 12 मीटर चल रहा है, तो आप क्या कर दोगे 12 मीटर। देखो मैंने तो काटा है, बाकी आपको यही चीज़ सीखनी है, ये आपके पास है, ये आपके पास है, ये आपके पास है, इसकी वैल्यू आपको निकालनी थी। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। वही आ गया ना फिर से अष्टभुज, कि एक अष्टभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान डिग्री में होगा। क्या होगा प्रत्येक, क्या पूछा है अष्टभुज पूछ लिया आपसे, कोई बात नहीं। प्रत्येक अंतःकोण पूछे तो मैंने कहा था कि n-2 इंटू 180 तो होता है कोणों का योग, और कितने कोण होंगे प्रत्येक कोण निकालना, तो उसमें भुजाओं का भाग दे दो, हर भुजा का कोण आपके पास आ जाएगा। तो 8 में से कितना गया 8 में से 2 गया, n का मान कितना है भाई अष्टभुज है, तो n बराबर आपके पास कितना है दोस्तों 8 है। तो आप लिखोगे 6 इंटू 180 बटे 8 कर दोगे यहाँ से, और ये हुआ 4 और ये हुआ 3, और 4 का भाग इसमें आराम से जाता होगा, तो आप 4 का भाग दोगे, 4 चौके 16 और बच्चे 20, 4 पंजे 20 और 4 × 12 120, 5 × 15 135 डिग्री आपके पास प्रत्येक अंतःकोण आ गया, और यही आपके प्रश्न का क्या होगा उत्तर होगा। तो आपको बस ये वाली चीज़ ध्यान रखनी है, अगर अंतःकोणों का योग पूछता तो ये योग आ जाता, और योग में भुजाओं का भाग दे देते तो प्रत्येक कोण आपके पास आ जाता। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 10 या 12 क्वेश्चन है, 10 ही क्वेश्चन है शायद, तो 10 क्वेश्चन में 10 कॉन्सेप्ट आप लोग सीखने वाले हो। एक बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग 1440 है, यानी कि आपको किसके बराबर दे रखा है, आपको दे रखा है n-2 इंटू 180, यही होता है अंतःकोणों का योग। कितना है, तो आपको इसमें पूछा है कि 1440 है। यहाँ से n यानी कि भुजा की वैल्यू आप निकाल सकते हो, 180 को इधर बटे में लाओगे तो 0 से 0 काट दो, तो आपके पास आया n-2 बराबर 144 डिवाइड बाई 18, और इसको आप काटोगे तो ये हो गया 9, और ये कितना हुआ 144 का था 22 और 50 60 70 और 72 हुआ, और ये हुआ 8 और 2 उठकर इधर आ गया, तो आपके पास n बराबर बचा कि 8 + 2 बराबर 10, और ये आपका क्या आ गया प्रश्न का उत्तर। अब देखो मैं आपको इस पर रिवर्स सिखाता हूँ। अगर आपके पास 10 भुज हो तो उसके कोणों का योग कैसे निकालोगे, तो n-2 इंटू 180 ये उसके कोणों का योग होगा। आप देख सकते हो 10 में से 2 जाएगा, 8 बचेगा यहाँ पर, 8 को आप 180 से गुणा कर लो, आपको यही चीज़ मिलने वाली है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, एक समांतर श्रेणी के दूसरे तथा 5वें पद का योग। ये क्वेश्चन है एपी से, अर्थमेटिकल प्रोग्रेस से, समांतर श्रेणी से। तो समांतर श्रेणी का दूसरा तथा 5वां पद, भाई समांतर श्रेणी क्या होती है, a + d, a + 2d, a + 3d और a + 4d डॉट 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 डॉट, आगे क्या हो जाएगा a + n-1 इंटू डी, ये हो जाएगा अंतिम पद। ये अंतिम पद ये ऐसे कैसे आया, आप देखो ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है और ये चौथा पद है, यानी कि डी हमेशा एक कम आ रहा है। तो तीसरे पद में, चौथे पद में डी 3 ही आ रहा है, तो n पदों में n-1 इंटू क्या आएगा, डी आएगा। तो ये अंतिम पद आप निकालना सीख चुके हैं यहाँ से। अब आपको पूछा है क्या प्रश्न में कि एक समांतर श्रेणी के दूसरे तथा 5वें पद का योग। भाई देखो समांतर श्रेणी का पहला और दूसरा पद क्या होगा, a + d, तो ये हो गया दूसरा पद a + d, और 5वां पद क्या होगा, a + 4d होगा, नहीं होगा 5वां पद। देखो 5वां पद अगर आपको निकालना है तो आप ऐसे ही तो लिखोगे ना, a + n-1 इंटू डी, और n की वैल्यू 5 है तो 5 में से गया तो 4 आया, तो a + 4d, तो ऐसे ही लिखोगे। तो आराम से यहाँ पर आप क्या करोगे, योग करना है दोनों का, प्लस a + 4d बराबर 8 है। तो इसको मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि 2a + 5d बराबर कितना आया, 8। इसी क्रम में
आगे बोल रहा है कि तीसरे व सातवें पद का, तो तीसरा पद क्या होगा 2d, तो a प्लस 2d प्लस सातवां पद क्या होगा a प्लस 6d बराबर क्या दे रहा है अगला आपको कि 14 होगा। और इसमें आपको निकालना क्या 11वें पद का योग। तो ये समीकरण अगर आप 1 मानते हो तो वो समीकरण 2 मानकर इसके नीचे लिख दो कि 2a प्लस क्या आ रहा है आगे a प्लस 6d, तो 6d बराबर क्या आ रहा है अच्छा जोड़ा नहीं क्या मैंने, जोड़ देते हैं भाई, इसको लिखेंगे 2a प्लस 6 और 2 8 आएगा भाई 8d बराबर 14। तो भाई यहाँ पर 8d कर लो आप लोग 8d। और भाई 14 है, आप देखो आप आराम से घटा सकते हो, इसको घटा दो इसको घटा दो इसको घटा दो, तो आपका प्रश्न माइनस की तरफ बढ़ रहा है, तो ये तो पूरा कट ही गया। तो इधर बचा 3d माइनस में बराबर इधर बचा माइनस का 6, माइनस माइनस प्लस हो गया, d बराबर क्या आया, आप बोलोगे सर आंसर आया 2, d बराबर क्या आया 2 आया। आप बताओ a की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो आप कहीं पर भी रख सकते हो, इसमें रख दो आप, तो आप 2 इंटू ए प्लस 5 इंटू 2, डी की वैल्यू 2 है तो 10 हो गया क्या, बराबर क्या आया 8 आया, यही है ना। और यहाँ देखोगे तो 10 और 8 कितना हो गया 18, कुछ गलत हो रहा है क्या भाई, डी बराबर आ गया 2। अच्छा तो आप पहले समीकरण को देखो, मैं थोड़ा सा ऊपर करके लिख देता हूँ, थोड़ी क्या लाइट अंदर आ रही है ना, इधर पास में जल रही है, तो देखो आप बस इस समीकरण को उठाओ 2a प्लस 5 इंटू 2 और बराबर कितना है 8, तो आप हो गया ये 5 दूनी 10 हो गया। अच्छा ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का होगा, तो इधर -2 बचेगा, वो भी सही था अपना। और इधर आ गया a और 2 से फिर 2 कट गया तो इधर आएगा 1, तो आपकी a की वैल्यू क्या आ गई -1 आ गई। अब आपको बोला गया है क्या इस श्रेणी में, इस श्रेणी में आपको बोला गया है कि 11वें पद का योग ज्ञात कीजिए। तो भाई 11वें पद का योग क्या होगा a प्लस 11वें पद का मतलब 10d, d एक कम होता है पद से, तो a है -1 प्लस 10 इंटू डी, 10 इंटू डी की वैल्यू आपके पास 2 है, यहाँ देखना d की वैल्यू 2 है, तो ये हो गया 20, सही है ना। 11वां पद पूछा है ना, 11वां पद, तो 11 पद 10d हो गया, वेरी गुड। तो यहाँ से क्या आने वाला आपके पास -1 इसमें से घट जाएगा, तो -1 घटा दोगे तो आपका उत्तर आएगा 19, आपका आंसर क्या आ जाएगा 19 आ जाएगा, यही इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। कॉन्सेप्ट सीखना चाहिए बस, क्लास तो चल रही है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि एक 8 अंकीय संख्या है आपके पास ये, जो कि 88 से पूर्णतः विभाज्य है, तो 6a प्लस 6b का योग आपको ज्ञात करना है। तो आप यहाँ से देखिए आपको ज्ञात क्या करना, वास्तव में 6 को कॉमन ले लिया तो a प्लस b आपको बताना है। अब आप उस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो 88 को मुझे तोड़ना पड़ेगा, और 88 को आप बोल सकते हो 8 इंटू 11। तो इस क्वेश्चन में आप 11 के विभाजकता का नियम या 8 के विभाजकता का नियम लगा लो। मैं 11 का लगा रहा हूँ, तो 11 का नियम लगाने के लिए होगा 3 0 a 5 5 b, सॉरी 8 है क्या, 8 फिर है b फिर है 2। अब देखिए यहाँ आपको करना क्या है, 11 की विभाजकता का नियम होता है कि एक छोड़कर एक पर आप गोला लगा लो और आप इसको ऐड कर दो, तो 3 प्लस a प्लस 5 प्लस b और माइनस कर दो जो बचे हैं वो, यानी कि 0 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 2, और इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए 0, यही भाजकता का नियम होता है 11 का। तो आप यहाँ से देखोगे कि यहाँ आपके पास आ रहा है 5 और 3 8 a प्लस b, 8 प्लस a प्लस b, और ये माइनस है तो सब माइनस हो जाएगा, 8 2 10 और 5 15, यानी कि माइनस का कितना है 15, बराबर क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो आप देख पाओगे कि 8 और 15 है, तो 8 और 15 कट जाएंगे तो माइनस का 7 बचेगा, माइनस का 7 उधर जाएगा तो आपके पास आएगा a प्लस b बराबर प्लस का 7, और यही तो आपको चाहिए था, a प्लस b बराबर आ गया 7, तो 6 इंटू 7 बराबर 42 आपके प्रश्न का उत्तर। आया कुछ समझ में। तो एक क्वेश्चन और बचा होगा शायद आपका,
निम्न में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? तो इस प्रकार का प्रश्न जब भी आपको देखने को मिले तो सबसे पहले तो आप भिन्नों को लिखिए कि 31/40, 7/8 और 13/16। ऐसे प्रश्न में इस क्वेश्चन का तो कोई तुक ही नहीं है, ज्ञात तो हम कर सकते हैं। हाँ, अगर तीनों ही भिन्न बराबर आ रही हो तब हम जरूर ये वाला ऑप्शन कर सकते हैं कि ज्ञात नहीं कर सकते, तो चेक करेंगे। अब आपको सबसे बढ़िया चीज बताता हूं, देखो यहां से भाग देकर हमें वैल्यू निकालनी है, तो एक काम करो, ऊपर और नीचे ऐसी संख्या से गुणा करो कि सबका हर क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो 40 8 के पाड़े में देखो 40 आता है, 16 के पाड़े में 40 नहीं आता, 16 के पाड़े में आता है 80, तो आप 80 बना सकते हो सबको हर में। तो आप एक काम करो, ऊपर इंटू 2 कर दो, नीचे भी इंटू क्या कर दो 2, तो ये वाली भिन्न आपके पास बनी 62/80 बन गई, 62 क्या बनी 80। अगली भिन्न आपके पास बन गई, इसको भी 10 से गुणा कर दो और इसको भी 10 से गुणा कर दो, तो आप बोलोगे 70/ आपके पास आ गया 80। इधर 6 पंजे 30, 50, यानी कि 16 को 5 से गुणा करना पड़ेगा, 5 और 5 तो 13 पंजे 65 यहाँ 16 पंजे 80। आप खुद देखो, सबसे हर तो सबके बराबर है, जब हर सबके बराबर हो तो अंश जिसका सबसे छोटा होगा वही भिन्न सबसे छोटी होगी। तो इस प्रश्न में सबसे छोटी भिन्न क्या होगी, सबसे छोटी भिन्न तो होगी ये, और सबसे बड़ी भिन्न जिसका अंश सबसे बड़ा वह सबसे बड़ी भिन्न होगी। तो यही प्रश्न का आपके उत्तर हो गया। छोटी भिन्न पूछा था तो छोटी इन तीनों में से कौन सी है, 62/80, ये 31/40 से बनी, ये आपकी छोटी भिन्न थी। बड़ी भिन्न पूछता तो 7 8, ये आपकी बड़ी भिन्न आ जाती। आ गई बात समझ में? तो इतने ही क्वेश्चन होंगे आपके। अच्छा, एक क्वेश्चन और भाई, एक क्वेश्चन और, ये क्वेश्चन और करो आप। इस प्रश्न को देखो ध्यान से, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट है कि आप देखो कि साइन बराबर, इसको मैं मानता हूं कि साइन थीटा बराबर ये हो गया कोस थीटा, और साइन थीटा और कोस थीटा बराबर कब हो सकते हैं? तो आपने ऐसे लिखा होगा कि साइन कोस, आपने लिखा होगा 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1। और आपको पता है कि यही चीज आप कोस में इसका विपरीत लिख देते हो, 1 √3/2 1/√2 और इधर आएगा 1/2 और इधर आ जाएगा 0। आप ध्यान दो, देखना गौर से, अगर साइन 45 और कोस 45 हो तो बराबर हो सकता है, हो सकता है, ठीक है। अगर साइन 30 कोस 30, देखो इधर से कोस 30 और साइन कितना है, साइन 60 आपस में बराबर हो सकते हैं, बराबर हो सकते हैं ना। इसी प्रकार आप बोल सकते हो कि साइन 0 डिग्री और कोस 90 डिग्री भी बराबर हो सकते हैं। अरे हो सकते हैं ना। तो मान लो मैंने ये उठा लिया, बीच वाला ये उठा लिया, तो मैं यहां ऐसे बोल सकता हूं ना कि साइन थीटा बराबर कोस थीटा, और यहां पर मैं बोल सकता हूं कि साइन 45 बराबर कोस 45। तो कोस भी कितना आ रहा, 45, दोनों बराबर होंगे? अरे होंगे कि नहीं होंगे, दोनों बराबर होंगे भाई। देखो कैसे, तो अब आप एक बात बताओ कि यदि मैं इन दोनों को जोड़ूं कि साइन थीटा, इसको मान लो a और इसको मान लो b, तो आप ऐसे बोल सकते हो, अगर a प्लस b का आप योग करना चाहो, a प्लस b का अगर आप योग करना चाहो तो आपको कितना मिलेगा, 90 मिलेगा। आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो, साइन 60 और कोस 30 का मान लेकर बराबर कर लो, एक ही बात है। तो a प्लस b आपको कितना मिलेगा, 90 मिलेगा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा अगर आपने किया है तो। अब यहाँ देखो ध्यान से, तो ये हो गया a और ये हो गया b, और आपको पता है कि ये दोनों किसके बराबर होंगे, 90 के बराबर होंगे। तो आपने लिख लिया 2 थीटा प्लस 50 डिग्री प्लस a प्लस b कर रहा हूं मैं, तो 4 थीटा प्लस 16 डिग्री बराबर होंगे 90 डिग्री के, होंगे कि नहीं होंगे? अब आपने क्या किया, 4 और 2 6 थीटा बराबर 50 और 60 और प्लस 66 डिग्री बराबर 90 डिग्री, और 6 थीटा प्लस 66 है, तो आप इसको बराबर में लिख सकते हो कि 90 माइनस 66 डिग्री, और 90 में से 66 गया, यानी कि 90 में से आप 70 निकाल दो, 80 90 20 बचे।
आपने 4 ज़्यादा निकाला था, इसका मतलब 6 थीटा बराबर आपके पास आया 24 और थीटा की वैल्यू आपके पास आ गई 4 डिग्री। और यही इस प्रश्न का क्या था, आंसर था कि फाइंड दैट थीटा, थीटा क्या होगा 4 डिग्री। बस आपको थोड़ा सा नियम सीखना था। आई होप आज के जो 10 या 11 या 12 क्वेश्चन थे वो सारे आपको समझ में आए होंगे। हर क्वेश्चन में कंसेप्ट है, आप आराम से देखना इस वीडियो को और हो सके उतना शेयर करना, क्योंकि अभी एग्जाम्स वगैरह चल रहे हैं तो बहुत सारे बच्चों की इससे हेल्प होगी। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।